गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर और एक नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य, जो रीड की दृष्टि से फर्स्ट ग्रेड है उसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य में यह क्वेश्चन बनता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन से काल को कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया है रीट में कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन में दे देंगे मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक भी दे सकते हैं। कोई भी 4 ऑप्शन मान लो वो आपको ऑप्शन में दिखा सकते हैं। उनमें से आपको किस पे क्लिक करना है? गुप्त काल। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? गुप्त काल को कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, उसमें यह है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो श्री गुप्त है वो गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? तो 275 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। अब सबसे मोस्ट है वो है कि जब हम गुप्त काल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, गुप्त काल के इतिहास के बारे में हम पूरा विस्तार से जानने के लिए कौन कौन से हमें जो स्रोत हैं उनसे हमें पता चलेगी कि गुप्त काल में ये घटनाएं हुई थी। तो गुप्त काल इतिहास के प्रमुख स्रोत सबसे पहले पढ़ेंगे हम साहित्यिक स्रोत। कौन से काल के? गुप्त काल के। तो गुप्त काल में विशाल दत्त के जो नाटक है देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस, उनसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। एक है सुदृक, उसका मत्स्य कटिकम और कामसूत्र। हमें ये नाटक है उनके बारे में पूछ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड है, रीट है कि ये नाटक किसका है, अधिकतर पूछा भी गया है। विशाल दत्त का पूछा गया है, सुदृक का पूछा गया, कालिदास का। 4 ऑप्शन दे देंगे। 3 में आपको कालिदास का देगा और एक दूसरे और कोई कवि होगा उसका देगा। तो उनमें इसी तरह से क्वेश्चन बना कर पूछे जा सकते हैं। तो कालिदास के 3 जो नाटक है मालविकी गिनिमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, ये है साहित्यिक स्रोत। तो इन स्रोतों से हमें पता चलता है कि गुप्त काल के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें बहुत ही मोस्ट है ये जानने के लिए कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं और इनसे हम गुप्त काल के बारे में जान सकते हैं। अब है महाकाव्य। तो हमने कालिदास के नाटक भी पढ़े हैं। कालिदास की जो महाकाव्य है वो है कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतुसंहार, स्मृतियां, बृहस्पति और नारद स्मृति, पुराण है वायु पुराण है, स्मृति पुराण है, विष्णु पुराण है। अब है जैन साहित्य। तो जिनसेन रचित है हरिवंश पुराण, यानी हरिवंश पुराण किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? जिनसेन के द्वारा। अब हमें गुप्त काल के बारे में जानने के लिए कई ऐसे स्रोत भी हैं जो विदेशों से आए थे, विदेशी यात्री थे। चीन से आए हुए विदेशी यात्री थे, वो भी गुप्त काल के बारे में कई पुस्तकें लिखी है, उन्होंने भी हमें जानकारी दी है विदेशी साहित्य। तो फाहियान और हेविनसांग, फाहियान की जो पुस्तक है वो है फाकोर की और हेविनसांग की है सीयू की। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फाहियान फाको की, फा से है, हेविनसांग सीयू की। ये हेविनसांग है, हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आए थे। तो इन सब से हमें गुप्त काल के बारे में जानने के प्रमुख स्रोतों के बारे में पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे हेनसांग और इत्सिंग के यात्रा वृत्तांत। हेनसांग और इत्सिंग के यात्रा वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत हमने पढ़ा, साहित्यिक स्रोत, महाकाव्य, स्मृतियां, विदेशी साहित्य। अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत जिनसे हमें पता चलेगा कि गुप्त काल के बारे में ये हुआ था। तो प्रशस्तियां अभिलेख। तो समुद्रगुप्त का है वो समुद्रगुप्त, बहुत ही मोस्ट है समुद्रगुप्त। प्रयाग क्या है? प्रयाग। एरण अभिलेख किसका है? ये समुद्रगुप्त का है। आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि प्रयाग और एरण अभिलेख कौन से शासक से संबंधित है। गुप्त साम्राज्य में 4 शासक थे, उनके नाम दिए जाएंगे आपको और उनमें से पूछ लिया जाएगा। समुद्रगुप्त दे देगा, एक में आपको चंद्रगुप्त द्वितीय दिखा दिया जाएगा, एक में आपको कुमारगुप्त दिखा दिया जाएगा। तो आपको क्लिक करना है कि प्रयाग और एरण अभिलेख वो किससे संबंधित थे? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसे हम किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट है, याद रखने का है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है।
मेहरौली स्तंभ लेख जो दिल्ली में है, उदयगिरी गुहा अभिलेख, ये दोनों अभिलेख है। ये किससे संबंधित है? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से संबंधित। अब हम पढ़ेंगे मंदसौर लेख, ये किससे संबंधित है? ये कुमारगुप्त प्रथम से है। गढ़वा शिलालेख है, विलसड है, ये भी किससे संबंधित है? कुमारगुप्त प्रथम से। अब जूनागढ़ प्रशस्ति भीतरी अभिलेख है, ये किससे है? स्कंदगुप्त से। मंदसौर का सूर्य मंदिर है, वो वत्स भट्टी के द्वारा लिखित है। अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के शासक, यानी गुप्त काल में गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए थे। तो हमने श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा था कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम राजा था। कौन था? गुप्त वंश का प्रथम राजा। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। कब हुई थी? 275 ईस्वी के लगभग हुई थी। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। चीनी यात्री इत सिंह के महाराजा की पदवी धारण की थी, यानी चीनी यात्री इत सिंह जब आया था तो उन्होंने महाराजा की पदवी धारण कराई थी। किसको? श्रीगुप्त को। इत सिंह ने श्रीगुप्त के लिए चेलिकेतो नाम भी दिया था, यानी कौन सी उपाधि किस नाम से पुकारा गया था? चेलिकेतो नाम से पुकारा गया था। श्रीगुप्त को लिच्छवियों का राजकुमार भी कहा गया है। क्या कहा गया? लिच्छवियों का राजकुमार। अब हम पढ़ते हैं, यानी श्रीगुप्त के बाद में जो शासक बना गुप्त काल में वो था घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच था। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी भी घटोत्कच था। तो श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी वह महाराज की उपाधि धारण की। किसने की? महाराज की उपाधि धारण किसने की? घटोत्कच ने। गुप्त लिच्छवी का संबंध भी किससे था? घटोत्कच के समय प्रारंभ हुआ था। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट चंद्रगुप्त प्रथम। तो 319 से 334 और 35 के बीच में जो शासक रहा था वो चंद्रगुप्त द्वितीय रहा था। तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो आपको बताना है कौन था। चंद्रगुप्त का सबसे प्रतापी शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ भी सकते हैं, इसी में चंद्रगुप्त प्रथम और इसी में चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। गुप्त वंश का प्रतापी शासक कौन था? कौन था? चंद्रगुप्त। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो उसमें आपको बताना श्रीगुप्त था। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? 275 ईस्वी के लगभग हुई थी। अब है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। शंख संवत की स्थापना किसने की थी? तो शंख संवत की स्थापना की थी 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी 58 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो वो किसने चलाए थे? बहुत ही मोस्ट है कि भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो वो चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। तो किसके साथ विवाह किया था? लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उसके साथ उनका विवाह हुआ था। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सिक्कों पर लिच्छवी शब्द अंकित किया था। अपनी पत्नी का जो गोत्र थी वो उसको अंकित किया था, यानी कुमार देवी की आकृति बनवाई थी सिक्कों पर। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। वसुबंधु चंद्रगुप्त का समकालीन था। तो आपको पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त का समकालीन कौन था? ये इसका प्रधानमंत्री भी है। तो कौन था? वसुबंधु। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का क्या नाम था? जो एरण अभिलेख है वो है समुद्रगुप्त को, जीने के उपरांत बागडोर संभालती थी। यानी जब चंद्रगुप्त प्रथम जीवित थे तभी उन्होंने अपने बेटे को इसे शासन की गद्दी पर बैठा दिया था और उनको अपने हाथों में बागडोर संभाल दी थी कि अब आप संभालो समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त का राज्य प्रयाग जनपद से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ था। यानी इनका शासन था वो प्रयाग जनपद से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ था। अब हम पढ़ेंगे जो चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र है समुद्रगुप्त, उसके बारे में। 335 ईसा पूर्व से 380 के बीच में इनका जो शासन रहा है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त बताना आपको। लिच्छवी कुमार देवी का पुत्र था ये। भारतीय नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। अब है कि समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि कौन था? तो कौन था? हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कौन सी प्रशस्ति में मिलता है या कौन से अभिलेख में मिलता है? तो आपको बताना है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन है। कौन है? हरिसेन, जो उसका दरबारी कवि था। किसका? समुद्रगुप्त का।
पर्यांक प्रशस्ति को अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया गया है। कौशाम्बी से इलाहाबाद पर्यांक में लाया गया, यानी पहले इलाहाबाद से कहाँ पर लाया गया था? पर्यांक में लाया गया। पर्यांक प्रशस्ति गद्य एवं पद्य, यानी जो जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल हो उसे कौन सा काव्य कहते हैं? इसे चंपू काव्य कहते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में जानने के लिए हमें अरण्य अभिलेख को भी पढ़ना है। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले नागवंश के 2 राजाओं को परास्त किया था, अच्युत एवं नागसेन को परास्त किया था। इसे आर्यव्रत प्रथम युद्ध कहा जाता है, यानी आर्यव्रत का प्रथम युद्ध किसे कहा जाता है? जो नागवंश के 2 राजाओं थे उन्होंने उनको परास्त किया था। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त के समय गुप्तों की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त ने अनेक विरुद्ध भी धारण किए थे, जिनकी जानकारी सिक्कों से मिलती है, यानी सिक्कों पर उन्होंने अपनी किसने उसी के पथ पर चलाए गए थे। यानी जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसका पिता था, उन्होंने भी अपनी पत्नी का जो सिक्कों पर चित्र बनाए थे और इन्होंने भी सिक्के से ही अपने को आगे बढ़ाया है। यानी सिक्के के बारे में जानने के लिए हमें, समुद्रगुप्त को जानने के लिए हमें किन के बारे में पढ़ना है? सिक्कों के बारे में। तो जैसे अप्रतिरथ है, व्याघ्र पराक्रम है, पराक्रम मांग है। विद्वानों ने उसे कवि राजा की उपाधि भी दी है। किसने? समुद्रगुप्त को। पर्यांक प्रशस्ति ने स्वभुज भल पराकेंगमन कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। 380 से 412 तक उनका शासन रहा था। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का श्रेष्ठतम शासक था। अब देखो, सबसे प्रथम था वो कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का श्रेष्ठतम शासक बन गया। अब है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम क्या था? क्या था? दत्त देवी था। क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम था दत्त देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी हमें कौन से ग्रंथों से मिलती है? तो कालिदास के ग्रंथों से मिलती है। और जो विदेशी यात्री थे, यानी चीनी यात्री फाइयान था, उसके यात्रा वृत्तांत से मिलता है। मथुरा का स्तंभ लेख है, उससे मिलता है। उदयगिरी के 2 लेख हैं, उनसे मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को अनुश्रुतियों में क्या कहा गया? तो सकारी कहा गया है। यानी इन सब ग्रंथ हैं, ये जो विदेशी विवरण हैं, उनसे भी हमें किसके बारे में पढ़ने को लिए जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त का अन्य नाम क्या क्या है? तो देवगुप्त भी कहा गया, देवराज भी कहा गया, देवश्री भी थे। ये सब किसके नाम है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम है। महरौली लोह स्तंभ में छक छत्र पर रुद्रशय तृतीय पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का भी वर्णन है। विद्या के प्रमुख केंद्र कौन थे? तो पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी और चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी ये गुप्त काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे। बहुत ही मोस्ट है, कई बार पूछा गया और पूछ भी सकते हैं। जो 9 उनके दरबार में थे, ये 9 में से आपको 3 ऑप्शन में नाम देंगे, एक अलग से नाम देगा। तो आपको कई तरह से, कई प्रकार से क्वेश्चन बनता है, कई प्रकार से पूछ सकते हैं कि कालिदास, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, अमर सिंह भटकर, पर ब्राह्मणियर, वररुचि, क्षणपक, शंकु, ये सब किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वैष्णव धर्मावलंबी था। क्या था? कौन से धर्म को मानने वाला था? वैष्णव धर्मावलंबी था। अभिलेख और मुद्राओं में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को परम भागवत कहा गया है। क्या कहा गया है? परम भागवत कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री भारत यात्रा पर आया था। तो कौन आया था? फाइयान आया था। उसकी पुस्तक का क्या नाम हमने पढ़ा? फाकुची। कब आया था? 399 से 411 ईस्वी के बीच में आया था। फाइयान ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया। अपनी पुस्तक में कौन से प्रदेश का वर्णन किया है? तो पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। अब है कुमारगुप्त प्रथम 412 से 455। कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यानी ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट है, कई बार पूछा भी गया और आगे भी पूछ सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से